Good morning and a very, very happy morning. We are reading Psychology of Money written by Morgan Housel. We are on page number 142 और अभी हमने लास्ट ऑडियो वीडियो में पढ़ा रूम ऑफ एरर। राइटर कहता है कि उसी का एक भाई बंधु है जिसको मैं कहता हूँ कि ऑप्टिमिज्म। किसी को लगता है कि यार मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, सब कुछ ठीक ही होना है। ये एक अटैचमेंट कि हमारे ऑड्स हमेशा हमेशा फेवरेबल रहेंगे और डाउनसाइड एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि आप रिस्क लविंग हो और आपका कभी भी बुरा नहीं हो रहा हो, हमेशा ग्रोथ ही हो, ऐसा ही होना चाहिए। बट आइडिया ये है कि अगर आप रिस्क ले रहे हैं आगे बढ़ने के लिए तो ऐसा रिस्क ना लें कि जो बिल्कुल आपको ख़त्म कर दे एंड इट इज़ नॉट वर्थ टेकिंग। कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम एक रिस्क लेते हैं, एक इतना रिस्क लेते हैं कि वो बिल्कुल हमें वाइप आउट कर देता है, और एक हम इतना रिस्क लेते हैं कि नहीं, अगर ये चीज़ पैसे वापस नहीं भी आए तो भी मेरे पास में है टू स्टैंड अगेन। अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं ना कि जहाँ पे 95% चांस है कि आप आगे बढ़ोगे और 5% चांस है कि गलत होगा, तो भी आप ये समझ लीजिए कि आप किसी ऐसी चीज़ के साथ काम कर रहे हैं जहाँ पे डाउनसाइड एक्सपीरियंस आप किस समय कर सकते हो। और अगर वो डाउनसाइड ऐसा है कि जिसमें आप बिल्कुल रुइन हो जाओगे, इट इज़ नॉट वर्थ टेकिंग रिस्क, नो मैटर जितना भी वो अपीलिंग क्यों ना लग रहा हो। यहाँ पे बात करता है राइटर लेवरेज की, कि डेट लेके आपने पैसे लेके अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की, तो आप ये समझ लें कि आप रुइन के जो चांसेस हैं, बर्बाद होने के चांस हैं, जो आपका ज़्यादा है। तो खतरा क्यों है यहाँ पे? एक रैशनल ऑप्टिमिज्म होता है कि मैं ये करूँगा, ये पहले ऐसे होता है, इस तरह से ऐसे करूँगा, ये पैसे आएंगे, फिर ये ऐसे होगा। इसके अंदर हम कहीं पे भी रिस्क को एस्टिमेट नहीं करते, रादर अंडर एस्टिमेट करते हैं। और बहुत बार हम ऐसा लेवरेज लेते हैं कि जब हम वाइप आउट होते हैं तो हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि हम उस गेम में वापस आ सकें। तो राइटर कहता है कि मैं अपने पैसे को कैसे करता हूँ, मैं कुछ पैसे का एक पोर्शन का रिस्क लेता हूँ, लेकिन दूसरे पोर्शन के लिए डरा हुआ रहता हूँ और मैं उसे नहीं रिस्क लेता। कहता है मैं सिर्फ आपको ये इंश्योर कराना चाहता हूँ कि आप एक लंबे समय तक स्टैंड करें, अगर कोई रिस्क लिया है तो उसको पे ऑफ कर सकें, आप सर्वाइव टू सक्सीड कर सकें। और इस चीज़ को मैं बार बार बोलूँगा, एक एबिलिटी कि आप जो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं आप करें, जितने लंबे समय तक करना चाह रहे हैं वो करें, उसके लिए ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो रूम ऑफ एरर जब हम इसका ध्यान रखते हैं ना, तो ये आपको सिर्फ बचाता ही नहीं है कि भाई क्या हो सकता है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है उन चीज़ों से भी जो आपने कभी इमेजिन ही नहीं करी होती। ऐसी चीज़ें भी ट्रबल आती हैं हम इवेंट्स के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर। और उसका एक एग्जाम्पल दे रहा है 1942 वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, जब जर्मन जो थे उनके टैंक का एक यूनिट था ग्रासलैंड में आउटसाइड द सिटी, और उसको फ्रंट लाइन में चाहिए था। तो वहाँ पे 104 टैंक्स थे जिसमें से सिर्फ 20 काम किए, क्योंकि जो टैंक इतने टाइम से खड़े थे, इन एक्टिविटी नहीं थी, तो उनके इलेक्ट्रिकल सिस्टम सारे ख़राब हो चुके थे। दो जर्मन्स हैड मोर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, लेकिन वो एक चूहों से, कि वो सारे चूहे अंदर से सब कुछ खा गए थे, उनसे डिफीट हो गए। आप सोचिए कितना बड़ा ये डिसबिलीफ है कि आपको तो कुछ नहीं हो सकता। क्या कोई इस चीज़ को सोचेगा कि कोई टैंक खड़े हैं और उसको चूहों की वजह से उसके मतलब वो चलेंगे नहीं? कभी सोच सकता था कोई? ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में राइटर कहता है कि होती रहती हैं। तो आप जब भी कोई रिस्क लें जो कि एक बहुत ही नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो ये समझ लें कि लाइफ के अंदर आपकी उसके लिए प्लानिंग नहीं है कि मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है कोई नुकसान, तो मैं उसको डील कैसे करूँगा। 2006 में वॉरेन बफेट ने बोला कि मैं अपनी रिप्लेसमेंट देख रहा हूँ कोई ऐसे व्यक्ति से जो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड हो और सीरियस रिस्क को रिकग्नाइज करे, अवॉइड करे, और उन रिस्क को भी अवॉइड करे जो पहले भी उसने कभी देखे नहीं हो, जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो अनकाउंटर्ड हो। राइटर कहता है कि मेरी जो स्टार्टअप फर्म है कोलैबोरेटिव फंड्स, हमने वहाँ पर बैठ के बोला कि भाई चलो लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि भाई कौन कौन से रिस्क हम फेस करते हैं और जो यूजुअल सस्पेक्ट्स क्या क्या हैं इसके अंदर। बहुत सारी चीज़ों ने लिखा, लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज जो
डील करे गए उस कंपनी में और पोर्टफोलियो कंपनीज में जिसके बारे में कभी कोई सोच नहीं सकता था। पानी की पाइप टूट गई और कंपनी के सारे ऑफिस फ्लड हो गए और बिल्कुल बर्बाद हो गए। 3 बार कंपनी के ऑफिस को तोड़ना पड़ा। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कंपनी को बाहर निकाल दिया गया। एक कस्टमर ने हेल्थ डिपार्टमेंट को फ़ोन कर दिया तो उनका जो स्टोर था वो पूरा बंद हो गया। फाउंडर का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। सीईओ का ईमेल स्पूफ्ड हो गया इन द मिडल ऑफ द फंड रेज। अब ये जो इवेंट थे ये सारे एग्जिस्टेंशियल थे, इसको पहले सोच देखा थोड़ी जा सकता था, लेकिन ये हुए और ये सारे एक अनचार्टेड टेरिटरी थे। मीन्स पता थोड़ी था कि ऐसा हो जाएगा। और इस तरह के रिस्क को आइडेंटिफाई करना अप्रॉक्सीमेटली ना ये इम्पॉसिबल है। आप अपने आप को इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। सो सिर्फ एक ही तरीका है कि इन डैमेजेस से आप अपने आप को गार्ड करें। दैट इज़ कि आप एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना बनाएं कि अगर ये भैया नहीं वर्क करेगा तो मेरी ज़िंदगी की तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। द रूल ऑफ थंब फिर मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ इज़ दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक्चुअली इवेंचुअली ब्रेक। तो अगर आपकी बहुत सारी चीज़ें एक ही चीज़ के ऊपर काम करती है और वो चीज़ अगर ब्रेक कर जाएगी तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल कैटेस्ट्रॉफ की तरफ जा रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की तरफ जा रहे हैं। बहुत से लोग पेज नंबर 145 पे राइटर कहता है कि बहुत ही अच्छे होते हैं, वो अवॉइड करते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा है वो कि एक एरोप्लेन के अंदर जितने भी क्रिटिकल सिस्टम होते हैं उनके सबके बैकअप होते हैं, फिर उन बैकअप के भी बैकअप होते हैं। जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं उसके अंदर 4 रिडंडेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं। आप एक इंजन पे भी उसको फ्लाई कर सकते हो और बिना किसी इंजन के लैंड कर सकते हो। और एवरी जेट वो एक केपेबल होता है कि वो रनवे पे सिर्फ ब्रेक से अपने आप को रोक सके बिना किसी थ्रस्ट रिवर्स फ्रॉम इट्स इंजन। एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पैसे के साथ में एक हमारे हर रोज़ के हाउस होल्ड में ये है कि टोटल रिलायंस होना कि मेरे को जो इस महीने का पे चेक मिलेगा वो ही मेरे घर के सारी नीड्स को पूरा करेगा। किसी भी सेविंग का ना होना ये गैप क्रिएट करता है कि आपके एक्सपेंसेस के अंदर और आपके फ्यूचर में क्या हो सकता है। और लोग क्या ओवरलुक करते हैं, इवन द वेल्दीएस्ट पीपल, कि हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ फाइन टू सेव फॉर कार, होम, रिटायरमेंट, लेकिन इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट टू सेव फॉर थिंग्स जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। राइटर कहता है कि मैं बहुत सारा पैसा बचाता हूँ, मुझे याद नहीं, मुझे ये नहीं पता मैं उसको सेविंग को फ्यूचर में यूज़ करूँगा कि नहीं करूँगा, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो ये ज़रूरी है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को क्रिएट किया जाए सरवाइव करने के लिए, जो कि हमारा आज की ये दुनिया है। तो जब भी आप कोई प्लान बनाएं सेविंग का, बिजनेस का, तो आप ये याद रखें आपको उस प्लान के अंदर और प्लानिंग करनी होगी कि अगर ये मेरे प्लान के हिसाब से नहीं जाता है देन हाउ विल वी डू, व्हाट विल वी डू। उसके साथ शुरू होता है चैप्टर नंबर 14, टाइटल है यू विल चेंज, और कहता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि हमारे गोल, हमारे उद्देश्य, हमारी डिज़ायर्स समय के साथ में बदलते चले जाते हैं। राइटर कहता है कि मैं एक ऐसे दोस्त के साथ बड़ा हुआ जो कि बहुत ही अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से था। उसने बहुत मेहनत करके, बहुत टाइम लगाकर डॉक्टर बनना चाहता था और वो बन गया। कुछ साल पहले जब उन्होंने उससे बात की तो उसने बोला कि मैं बहुत ही थका हुआ हूँ और वो ज़िंदगी से बहुत ही डिसअपॉइंटेड था। इमेजिन करो कि जो गोल के लिए उसने ज़िंदगी लगा दी वो उस लाइफ से खुश नहीं था। तो गोल को इमेजिन करना इजी है, फन है, लेकिन एक रियलिस्टिक लाइफ जो इस ज़िंदगी में हम जीते हैं उसके इस कॉम्पिटिटिव परस्यूट के अंदर स्ट्रेसेस ये सबको ये अनइमेजिनेबल है। तो जो हम सोच रहे हैं और जो हो रहा होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल देख के राइटर बोलता है कि छोटा सा बच्चा होता है, वो एक टॉय ट्रैक्टर चलाता है और वो हमेशा उस ट्रैक्टर पे बन के उसका ड्राइवर बनना चाहता है और उससे खेलता है। फिर वो ग्रो करता है तो उसको देखता है कि नहीं, ड्राइविंग ट्रैक्टर जो है कोई बहुत अच्छा करियर नहीं है, ये प्रेस्टिजियस नहीं है। तो एज अ टीनेजर वो एक लॉयर बनना चाहता है। फिर उसे पता लगता है कि भैया ये लॉयर तो बड़े लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, वो अपने परिवार को भी नहीं देख पाते हैं। तो अगर वो उस वक्त उनकी इच्छा बदलती है, वो एक लोअर पेइंग जॉब लेते हैं फ्लेक्सिबल आवर्स से और
उनको लगता है कि घर में चाइल्ड केयर बहुत एक्सपेंसिव है, तो चलो मैं घर में ही काम करूँगा, बच्चों को भी देखूँगा, और वो स्टे एट होम पेरेंट बन जाते हैं। और अब उनको ये लगता है कि यही राइट चॉइस है, लेकिन एट द एज ऑफ 70 वो रियलाइज़ करते हैं कि लाइफ टाइम वो घर में तो रहे, बट इसका मतलब है कि वो अपनी अब रिटायरमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते। हम में से मोस्टली लोग इसी तरह से लाइफ में जाते हैं, हमारे उद्देश्य बदलते चले जाते हैं। एट वन टाइम इन आवर लाइफ वी अंडरस्टैंड कि वी कैन नॉट इवन रिटायर, क्योंकि हमारे पास इनफ फंड्स नहीं है कि अगले हम 5 साल जिएंगे या 10 साल जिएंगे। तो जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग है ये बिल्कुल असेंशियल है, क्योंकि चीज़ें बदलेंगी, दुनिया आपके अराउंड बदलेंगे, आपके गोल बदलेंगे, आपकी इच्छा बदलेगी। तो एक ही चीज़ है कहने के लिए कि हमें नहीं मालूम है कि हमारा फ्यूचर क्या होल्ड करता है। आपको खुद को नहीं पता है कि आपके फ्यूचर में आप क्या चाहोगे, क्या बदलेगा। तो बहुत लॉन्ग टर्म डिसीज़न जो एंड्योरिंग डिसीजंस होते हैं वो आज के व्यू पॉइंट को लेके शायद नहीं हम कर पाएंगे, क्योंकि हमारा फ्यूचर में हम क्या चाहते हैं तो बदलेगा ही बदलेगा। साइकोलॉजी इसको बोलते हैं हिस्ट्री, द एंड ऑफ हिस्ट्री एल्यूजन। ये देखो कि यार हम कितने बदल गए हैं पहले से, हमारी इच्छाएं, गोल, पर्सनालिटी इसी तरह बदलेंगी। तो आज इतना ही इसको स्टडी करते हैं, और अब आप ये देखो पीछे मुड़ के थोड़ा सा कि क्या आप बचपन में क्या चाहते थे, यूथ में क्या चाहते थे, जो भी जिस लेवल पे इस ऑडियो को सुन रहा है, क्या हैव यू चेंज्ड एंड यू डिडंट नो दैट द फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। मुझे थोड़ी पता था कि मैं एक कोच बनूंगी, मैं एक आर्टिस्ट बनूंगी, एक डिज़ाइनर बनूंगी। मैं जब 8th स्टैंडर्ड में थी तो टीचर ने तो मुझे बोला था कि हेमका चली जा, तू ज़िंदगी में कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकती। टुडे आई एम एन एक्नॉलेज्ड डिज़ाइनर। एक टाइम था कि मुझे रात को पबिंग करना, घूमने का शौक़ था। मुझे लगता था अजय जो है वो क्यों नहीं घूमने जाते, और आज मेरे को सबसे अच्छा लगता है अपने रूम में बैठ के बाहर अरावलीज को देखना, एंड आई एम सो हैप्पी एंड कंटेंटेड हियर। I want to live my life like the same, but am I really doing a planning that my funds are such that I can live a life like this even if I don't work? I'm 65, my mother is 80 plus, 15 साल वो और जी रही हैं इस समय। अगर मेरी ज़िंदगी वैसी होती और अगले 15 साल मुझे काम नहीं करना है, तो मेरे पास इतने फंड्स नहीं है कि जो ज़िंदगी में आज जी रही हूँ उसको जी सकूँ। इसका मतलब इनसिक्योरिटी नहीं है, सेविंग्स हैं पर इतने तो नहीं हैं। तो अभी जब पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, बट आई एम नॉट स्ट्रेस्ड अबाउट इट, बिकॉज अभी मैं वर्किंग हूँ एंड आई कैन क्रिएट व्हाट आई वांट टू क्रिएट, looking at all the tips being given in this book. So let's make use of what we are learning here. Let's make our future more secure by by implementing what is being taught. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.